हेलो बच्चों। मैं उमेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने फैमिली एमजी फैमिली इंस्टीट्यूट एमजी इंस्टीट्यूट फैमिली में। कैसे हैं आप सभी, बताइएगा जरूर। और आपकी तैयारी कैसे चल रही है इस बारे में भी आप बताइएगा। आपकी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए आपका परिवार एमजी फैमिली की पूरी टीम आपके साथ खड़ी हुई है। आपकी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए नए नए कंटेंट, नए नए अपडेट डेली लेके आपके लिए आ रही है। प्यारे साथियों, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में हम लोग प्रकाश और प्रकाश के अंतर्गत हम लोग दर्पण पढ़ रहे थे। दर्पण में हम लोग दर्पण क्या होता है उसको जान लिए थे, दर्पण के प्रकार जान लिए थे। और दर्पण में एक दर्पण हमारा होता है अवतल दर्पण, जिसको मैंने पूर्णतया आपको समझा दिया था। अब मेरे भाई, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? तो कहोगे सर ऐसा दर्पण जो बाहर से क्या हो, उभरा हुआ, मतलब बाहर से परिवर्तन हो और अंदर से क्या किया गया हो, कलई किया गया हो। ऐसा दर्पण जो अंदर से कलई किया गया हो, परावर्तन कहाँ से हो, बाहर से, उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। ठीक है। अब उत्तल दर्पण की जब बात की जाए तो उत्तल दर्पण एक गोलीय दर्पण का भाग है। अगर इसे गोला बनाया जाए तो गोला कुछ इस प्रकार से बनेगा। गोले का केंद्र कहाँ होता है? बीच में। वही दर्पण का केंद्र कहलाता है। और दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव और केंद्र से जाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? कहोगे सर इसे मुख्य अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? कहोगे सर इसे मुख्य अक्ष कहा जाता है। अब एक चीज जानो कि जो हमेशा वस्तु होती है वह वस्तु दर्पण के सामने ही रखी जाती है। दर्पण के बाएं तरफ ही रखी जाती है, दाएं तरफ नहीं रखी जाती। दर्पण के सामने रखी जाएगी तो देखो दर्पण के सामने क्या है? कहोगे सर दर्पण के सामने एक बिंदु ध्रुव है, या दर्पण पर एक बिंदु ध्रुव है। उसके बाद अगला बिंदु अनंत है। फिर एक बिंदु आपका मिलेगा अनंत और ध्रुव के बीच में। क्या और कोई स्थिति मिल रही? कहोगे सर नहीं, कोई और स्थिति नहीं मिल रही है। मतलब कि जब उत्तल दर्पण होता है तो उत्तल दर्पण के केस में आप बस कहाँ कहाँ रख सकते हो? कहोगे सर एक बार अनंत पर रख सकते हैं, एक बार अनंत और ध्रुव के बीच में रख सकते हैं, एक बार कहाँ रख सकते हैं? ध्रुव पे रख सकते हैं। ठीक है। इतनी ही जगह रख सकते हो, इसके अलावा कहीं और नहीं रख सकते। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम में, प्रतिबिंब बनाने के नियम में पहली स्थिति के बारे में जानेंगे। कि क्या जानेंगे? जब वस्तु कहाँ रखी हो? कहोगे सर जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत पर रखी हो। ठीक है भाई। जब वस्तु अनंत पर रखी हो तब का हम जानेंगे। देखिए हमने क्या कहा मेरे दोस्त, मैं आपको एक बात बता दूं। मैंने आपको ये कहा कि ये आपका ये आपका कौन सा दर्पण? कहोगे सर ये तो उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण का केंद्र है। ये अंदर से क्या किया गया है? कहोगे सर ये अंदर से कलई किया गया है। ये अंदर से कलई किया गया है। जब कलई किया गया है तो ये क्या कहलाएगा? दर्प गोले का केंद्र, और यही दर्पण का केंद्र कहलाएगा। कहोगे सर ये क्या है? ध्रुव है। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो कहोगे सर इसे कहते हैं मुख्य अक्ष, मेन लाइन कहते हैं। मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ये भी कह सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। वस्तु कहाँ रखी जाएगी? बोल रहे हैं सर अनंत पे रखना है। लो अनंत पे वस्तु को रख दिया। मान लेते हैं वस्तु की लंबाई ए बी है। ठीक है। अब क्या होगा भाई? होगा ये कि वस्तु से कम दो प्रकाश की किरण निकले और वो निकल के मिले, तभी प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो मान लेते हैं कि बस से पहले प्रकाश की किरण जो जा रही है वो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। दूसरी भी प्रकाश की किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, तो हम नीचे मान लेते हैं कि नीचे से समांतर जा रही थी। ये आपका ध्रुव है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच का बिंदु क्या कहलाता है? कहोगे सर ये फोकस कहलाता है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से गुजरती है? कहोगे सर फोकस से गुजरती है। फोकस से गुजरती है। और ये दोनों कहाँ काट रही है? फोकस पे काट रही है। तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा? स्थिति लिखो, प्रतिबिंब के निर्माण की स्थिति क्या हो जाएगी? कहोगे सर प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा? फोकस पर होगा। कहाँ होगा? फोकस पर। एक बार मैंने पहले ही बताया कि जब भी वस्तु अनंत पर रखी होती है तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब का निर्माण हमेशा और हमेशा कहाँ होता है? फोकस पर ही होता है। इस बात को मैंने पहले आपको बता दिया है। ठीक है भाई। तो हमें लगता है कि इतनी बात आपको समझ में आई। उसी क्रम में अगर आगे चले हम, तो आगे अगर हम पूछेंगे कि आकार कैसा रहेगा, आकार कैसा रहेगा? कहोगे सर देखो एक बिंदी जैसा बन रहा है।
तो कहोगे सर आकार रहेगा वस्तु से अत्यधिक छोटा, वस्तु से अत्यधिक छोटा, ठीक है, अत्यधिक छोटा, ठीक है, ये आकार रहेगा, ठीक। उसके बाद अगर आपसे पूछे, क्या पूछे, अगर उसके बाद आपसे पूछे कि स्थिति हो गई, आकार हो गई, प्रकृति कैसी रहेगी, इसकी प्रकृति कैसी रहेगी, तो प्रकृति जो इसकी होगी वह प्रकृति होगी इसका हमेशा आपका उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह सीधा बनता है, और सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी। तो ये कैसी प्रकृति का रखेगा, कहोगे सर सीधा बनेगा, वह कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा रहेगा और कैसा रहेगा, आभासी रहेगा। इतनी बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो आपने क्या सीखा, सीखा ये कि सर जब वस्तु अनंत पर रखती है तो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, आकार वस्तु से बहुत अधिक छोटा प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है और कैसा बनता है, आभासी बनता है, ठीक है। इसी क्रम में आगे की तरफ चलें, अगर आगे की तरफ चलें तो दूसरी स्थिति आती है, क्या आती है कि जब वस्तु आपका कहाँ रखा हो, तो कहोगे सर जब वस्तु आपका अनंत व ध्रुव के बीच में रखा हो। दो ही जगह रखा जा सकता है, मैंने आपको बताया। तो कहोगे जब वस्तु अनंत अनंत व ध्रुव के बीच में रखा हो, ध्रुव के बीच में रखा हो, अनंत व ध्रुव के बीच में रखा हो, ठीक है। जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच में रखा हो, कहोगे सर ये तो आपका क्या हो गया, ये आपका उत्तल दर्पण हो गया, ठीक भाई, एकदम क्लियर है। ये क्या हो जाएगा, कहोगे सर ये मुख्य अक्ष हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये हो गया फोकस, और ये हो गया ध्रुव, ये हो गया अनंत। इस बार वस्तु को कहाँ रखनी है, कहोगे सर वस्तु अनंत और कहाँ रहेगी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रहेगी, ठीक है। अनंत और वक्रता, सॉरी अनंत और ध्रुव के बीच में रहेगी। इस बार वस्तु कहाँ रहेगी, कहोगे सर अनंत और ध्रुव के बीच में रहेगी। अब एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से गुजरती हुई प्रतीत होती है, फोकस से होती है। दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाएगी, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ से वापस आती है। दोनों किरणें जहां पर मिलती वहीं प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो दोनों किरणें कहाँ मिल रही हैं, कहोगे सर दोनों की दोनों किरणें फोकस और ध्रुव के बीच में मिल रही है, तो प्रतिबिंब का निर्माण फोकस और ध्रुव के बीच में होगा। तो प्रतिबिंब के निर्माण की स्थिति क्या रहेगी, कहोगे सर प्रतिबिंब के निर्माण की जो स्थिति रहेगी वह हो जाएगा फोकस व ध्रुव, फोकस व ध्रुव के बीच में, के बीच में, ठीक है। आकार कैसा होगा, अगर आकार पूछे तो आकार हो जाएगा, कहोगे सर वस्तु इतना बड़ा, प्रतिबिंब इतना बड़ा, तो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, आकार कैसा रहेगा, कहोगे सर वस्तु से छोटा। प्रकृति कैसी रहेगी प्रतिबिंब की, कहोगे सर प्रकृति अगर देखें तो ध्यान से यहाँ समझो, कहोगे सर वस्तु इतना बड़ा, प्रतिबिंब इतना छोटा। अगर प्रकृति की बात करें तो जो उसकी प्रकृति होगी वह कैसी होगी, प्रतिबिंब देखो मेन एक्सिस से ऊपर है, ऊपर की प्रतिबिंब सीधा पढ़ा जाता है, सीधा, और सीधा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, आभासी। कहोगे सीधा व आभासी रहेगा, कैसा रहेगा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो ये आपका बन गया जब बस अनंत व ध्रुव पे हो, और उत्तल दर्पण में दो ही स्थितियां बनती हैं आपके प्रतिबिंब बनाने की, एक कहाँ, एक अनंत पर, एक ध्रुव पर। अच्छा एक चीज और आपको नोट में बता दें, क्या बता दें नोट में, ध्यान ये रखना है कि उत्तल दर्पण के द्वारा हमेशा सीधा सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, हमेशा, ठीक है, सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनेगा, पहला पॉइंट। दूसरा अगर बता दें तो दूसरा क्या होता है भाई, दूसरा ये होगा कि जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा बस से छोटा बनेगा, कैसा बनेगा,
बस से छोटा बनेगा। बस से छोटा बनने के कारण क्या होता है, जब आप बाइक चलाते हैं तो आपके बगल में एक मिरर लगा होता है, उस मिरर में कैसा प्रतिबिंब चाहिए, कहोगे सर छोटा प्रतिबिंब बनेगा तो मिरर में आसानी से आ जाएगा। इसलिए क्या होता है कि आपके सामने के साइड के मिरर में क्या लगा होता है, उत्तल दर्पण लगा होता है, जिससे उसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब बने और पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है उस गाड़ी को आप आराम से देख सकें। चाहे अनंत पे रहेगी बस तो, चाहे एकदम पास आपके आ जाएगी, हर स्थिति में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसी कारण क्या होता है कि इस दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो कहोगे सर इस दर्पण का प्रयोग हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, कहोगे सर इस दर्पण का प्रयोग हम लोग बाइक के मिरर में करते हैं। ठीक है, चलिए तो अगले हेडिंग जो रहेगी, अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा उत्तल दर्पण के प्रयोग। उत्तल दर्पण के प्रयोग। तो मेरे भाई यहां समझो, उत्तल दर्पण का पहला प्रयोग मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वाहनों के वाहनों के वाहनों के साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में। ठीक, पहला प्रयोग। दूसरा क्या होता है कि आप देखो अपने घर में एक शीशा, दरवाजे में एक शीशा लगाते हैं। ठीक है, कभी बहुत से लोग बड़े बड़े घर में चले जाओ जो एकदम रईस टाइप के, तो उनके दरवाजे में एक छोटा सा शीशा लगा होता है, उसी शीशे से देखते हैं कि बाहर कौन खड़ा है, देख के जान जाते हैं कि हाँ सामने वाला ये व्यक्ति है। अगर उनको लगता है तो दरवाजा खोलते हैं, नहीं लगता है तो दरवाजा नहीं खोलते। तो आप कहोगे इसका प्रयोग क्या किया जाता है, दुकानों में। ठीक है, कहाँ पे, दुकानों में, दुकानों में सिक्योरिटी के रूप में, दुकानों में सिक्योरिटी के रूप में। ठीक है, सिक्योरिटी के रूप में। ठीक, तो ये दो तीन प्रयोग हैं आपके उत्तल दर्पण के। इस उत्तल दर्पण के प्रयोग को आपको अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, इसके बाद भाई आगे हम लोग बात करते हैं। अब आपने क्या खत्म कर लिया, कहोगे सर उत्तल दर्पण खत्म कर लिया हमने, अवतल दर्पण खत्म कर लिया। इसके बाद आपको जानना क्या जरूरी है, तो इसके बाद जानना जरूरी है अगला पॉइंट, चिन्ह प्रपाटी। क्या जानना जरूरी है, चिन्ह परिपाटी। ठीक है, चिन्ह परिपाटी। ठीक है, चिन्ह परिपाटी क्या होता है, तो इससे पहले थोड़ी सी बात मेरी समझो। क्या समझना है, समझना ये कि मान लेते हैं आपको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट समझाते हैं। कोऑर्डिनेट समझाएंगे, कहोगे सर ये होता है आपका एक्स अक्ष और इधर की तरफ होता है पॉजिटिव, ये होता है आपका एक्स डैश अक्ष और इधर की तरफ होता है नेगेटिव। ये इसी प्रकार से आप कहोगे सर यहाँ होता है आपका वाई अक्ष और ये होता है नीचे की तरफ नेगेटिव, और ये होता है आपका वाई अक्ष ऊपर की तरफ पॉजिटिव, इसे डैश कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। कहोगे सर ये होता है मूल बिंदु, मूल बिंदु से जब आप इधर की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव मिलेगा, मूल बिंदु से इधर की तरफ जाओगे नेगेटिव, मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जाओगे पॉजिटिव और नीचे की तरफ आओगे तो क्या रहेगा, नेगेटिव। सेम ऐसे ही समझना है। अगर आपने ये रखा दर्पण है, कोई भी एक दर्पण मान लो चाहे जो दर्पण, ठीक है, ये आपने ले लिया दर्पण। ठीक, ये आपने ले लिया दर्पण, और जब आपने दर्पण लिया तो ये क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष काम करता है एक्स एक्स डैश अक्ष का, और जो दर्पण होता है ये दर्पण काम करता है किसका, कहोगे सर ये जो दर्पण होता है ये दर्पण काम करता है किसका, तो ये दर्पण काम करेगा वाई अक्ष का, और ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, इधर की तरफ पॉजिटिव और यहाँ की तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। समझो ध्यान से बस, चिन्ह प्रपाटी में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये बिंदु कहलाता है मूल बिंदु, ये बिंदु क्या कहलाता है, मूल बिंदु। इस बिंदु से हमेशा इधर की तरफ जो भी दूरियां रहेंगी वो निगेटिव रहेंगी, और इधर की तरफ सारी की सारी दूरियां कैसी रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी, और इधर की तरफ सारी की सारी दूरियां कैसी रहेगी, निगेटिव। वहीं ऊपर से नीचे की तरफ अगर कुछ आ रहा है तो रहेगा निगेटिव, और अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो कुछ रहेगा पॉजिटिव। अब आपको दो तीन बातें देखो, इतनी बात समझ में आई ना, कि इधर की तरफ हमेशा दूरियां नेगेटिव, इधर की तरफ दूरियां पॉजिटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। इसी क्रम में आओ यहाँ आगे, अब सीखो थोड़ी सी। अब सीखना क्या है, मैंने कहा कि ये आपने रख लिया कौन सा दर्पण, कहोगे सर ये उत्तल दर्पण रख लिया। ठीक भाई, उत्तल दर्पण रख लिए, कोई बात नहीं।
अगर उत्तल दर्पण रखे तो ये क्या रहेगा, कहोगे सर इधर पॉजिटिव, इधर कैसा रहेगा निगेटिव, यहाँ रहेगा पॉजिटिव और नीचे क्या रहेगा निगेटिव। अब समझो मेरी बात, मैंने कहा कि आप इस दर्पण से देखिए, ये आपका अगर उत्तल दर्पण है, सॉरी अवतल दर्पण है, इसको अवतल बना देते हैं। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ठीक, अब हम समझेंगे अवतल दर्पण में कौन सी दूरी पॉजिटिव होगी, कौन सी निगेटिव। तो अवतल दर्पण में सबसे पहले बात ये समझो, कहोगे सर ये क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र, ये कहलाता है वक्रता त्रिज्या, सॉरी वक्रता केंद्र, यह कहलाता है आपका फोकस। वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी, और यहाँ कहते हैं अनंत। अब देखिए हमेशा दर्पण के बाएं तरफ वस्तु रखी जाती है और वस्तु की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, हम कहेंगे वस्तु की दूरी को लिखते हैं यू से। किससे लिखते हैं, यू से। और ये हमेशा कहाँ रखी जाती है, बाएं तरफ। हमेशा वस्तु इधर की तरफ रखी जाती है, चाहे अनंत पे, चाहे अनंत वक्रता केंद्र, चाहे वक्रता केंद्र, हमेशा इधर रखी जाती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण में यू कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा। ठीक है, आगे वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कैसी रहेगी, कहोगे सर वक्रता त्रिज्या की अगर हम बात करें तो वक्रता त्रिज्या आपका जो होता है वो आर होता है। और आर कैसा रहेगा, कहोगे सर आर आपका आर कैसा रहेगा, तो आर देखो दर्पण के इधर की तरफ है, तो इसमें क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, फोकस दूरी की बात करें, फोकस दूरी, फोकस दूरी को एफ लिखते हैं। ये दर्पण के कहाँ है, बाएं तरफ है। अगर बाएं तरफ है तो देखो फोकस दूरी बाएं तरफ है, तो बाएं तरफ है तो ये भी क्या रहेगा, माइनस रहेगा। दर्पण के बाएं तरफ की सारी दूरियां माइनस होती है। उसके बाद प्रतिबिंब देखो, तो आपने अवतल दर्पण में देखा था 5 बार प्रतिबिंब इधर ही बना था, बस एक बार इधर की तरफ बना था। तो अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो आपका वस्तु की दूरी होगी, किसकी दूरी होगी, सॉरी प्रतिबिंब की दूरी होगी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी वो क्या लिखा जाता है, भी। और भी कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी निगेटिव होती है, वक्रता त्रिज्या निगेटिव होती है, फोकस दूरी कैसी होती है, निगेटिव होती है। प्रतिबिंब की दूरी 5 बार प्रतिबिंब की दूरी कैसी रहेगी, निगेटिव रहेगी। और लास्ट में जब आपका वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में रखा जाएगा तभी आपकी प्रतिबिंब की दूरी कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। समझ में आई बात, कहोगे सर 5 बार निगेटिव, एक बार कैसी रहती है, पॉजिटिव रहती है। इसी क्रम में आगे अगर बात करें तो आपने इस बार कौन सा दर्पण ले लिया, कहोगे सर हम ये ले लेंगे, इस बार जो दर्पण लेंगे ये दर्पण हमारा कहलाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के केस में समझेंगे कौन सी दूरी कहाँ होगी, उत्तल दर्पण में कौन सी दूरी कहाँ होगी। तो सबसे पहले वस्तु की दूरी की बात करेंगे। वस्तु की दूरी, आप कहोगे सर वस्तु की दूरी यूं लिखते हैं और वस्तु हमेशा बाएं तरफ होता है। तो बाएं तरफ मतलब दर्पण के इधर, ये देखो अच्छे ना, आपको यही तो बताए थे, ये मूलबिंदु, मूलबिंदु से इधर जाने पर कैसा होता है, निगेटिव, तो ये हमेशा निगेटिव। प्रतिबिंब की दूरी बात करें, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को क्या लिखते हैं, भी लिखते हैं। और इस दर्पण में प्रत्येक बार प्रतिबिंब इधर की तरफ बना था, आप याद होगा इधर बना था, इस कारण भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव होती है, जबकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी हर बार निगेटिव होती है, बस लास्ट में एक बार जब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच, सॉरी वक्रता केंद्र, सॉरी फोकस और ध्रुव के बीच में होता है तब पॉजिटिव होती है। और कहाँ कहेंगे, कहेंगे सर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या कैसी होगी, कहोगे सर वक्रता त्रिज्या, यहाँ केंद्र है, केंद्र से यहाँ के बीच की वक्रता त्रिज्या, तो ये दाएं तरफ आ रही है, इस कारण ये कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। फोकस दूरी की बात करें, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी एफ, ये भी बाएं तरफ, दाएं तरफ होती है, तो ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तीन चिन्हों को आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि कौन सा किस दर्पण में होता है, कहोगे सर अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव, वक्रता त्रिज्या निगेटिव, फोकस दूरी हमेशा निगेटिव। प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, 5 स्थितियों में, शुरू के 5 स्थितियों में निगेटिव रहेगी, लास्ट में जब फोकस और ध्रुव के बीच में होगा तभी पॉजिटिव होगी।
वहीं उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव होती है, मतलब वस्तु की दूरी चाहे जो दर्पण हो प्रत्येक दर्पण में नेगेटिव रहेगी। प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। वक्रता त्रिज्या हमेशा पॉजिटिव होती है और फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इतनी बात आपको उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। और आप बड़े बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से समझे होंगे, ठीक है। एक टॉपिक और आपको मैं बता दूं, उसके साथ क्या करते हैं, इस चैप्टर का समापन भी होता है। एक आपका होता है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र सुन लो क्या होता है। इसका डेरिवेशन आप में नहीं है, इसलिए मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ। इसका डेरिवेशन भी होता है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको नहीं कराया जा रहा है। बाकी डेरिवेशन अगर बेहतरीन तरीके से आप सीखना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए, वहां से आप सीखेंगे, ठीक है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/में u। ये दर्पण सूत्र होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। f क्या है कहोगे सर, f फोकस दूरी होता है। f क्या होता है, फोकस दूरी होता है, ठीक है। v क्या होता है कहोगे सर, v प्रतिबिंब की दूरी होती है। v प्रतिबिंब की दूरी होती है, पहले भी मैंने बता दिया। और u क्या होता है कहोगे सर, u वस्तु की दूरी होती है। u वस्तु की दूरी होती है, ठीक। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है, कहाँ पॉजिटिव लेना है कहाँ निगेटिव लेना है मैंने आपको पहले बता दिया है। आगे क्या होता है, एक टॉपिक और आता है जिसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड या आवर्धन। आवर्धन को किससे लिखते हैं, एम से लिखते हैं। आवर्धन क्या होता है कहोगे सर, प्रतिबिंब 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 और वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं, ध्यान रखना इस बात को। प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अर्थात हम कहेंगे, अगर प्रतिबिंब की दूरी क्या लिखें, प्रतिबिंब प्रतिबिंब प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब, अगर हम कहें प्रतिबिंब की दूरी, दूरी क्या है, h2 है, सॉरी थोड़ा सी गलत बोल दिए यहाँ पे। प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई, यहाँ थोड़ा सा सुधार लो, ठीक है। क्या कहोगे, लिख दें यहाँ सही से, प्रतिबिंब प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, ठीक है। आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m से लिखते हैं। m बराबर क्या होता है कहोगे सर, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है। और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2 से लिखते हैं, बटे में वस्तु की ऊंचाई, और वस्तु की ऊंचाई को किससे लिखते हैं, h1 से लिखते हैं। अर्थात m बराबर हो जाएगा h2 अपान में h1, यहाँ h2 अपान में h1, और ये बराबर होगा माइनस v बाई यू के, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा माइनस v बाई यू के, ठीक है भाई। तो जितने भी प्यारे दोस्त आपने क्लास को देखा या आप रोज क्लास को विजिट कर रहे हैं, सबसे मैं कहूँगा कि इस क्लास को समझने से पहले आपको पिछली वाली क्लास समझना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। और पूरा जितना हो सका, जितने बेहतरीन तरीके से होगा उतने बेहतरीन तरीके से पूरा प्रकाश का पहला टॉपिक, आपका प्रकाश का परावर्तन मैंने कवर करने का प्रयास किया। और इसी के साथ आपका प्रकाश का परावर्तन पूरा का पूरा क्या हो गया है, खत्म हो गया है। अब हम लोग प्रकाश के अपवर्तन को अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो आपकी हमारी मुलाकात पुनः अगले लेक्चर में होगी, जहां हम सीखेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और लेंस समझेंगे और लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनना। तो सभी साथियों को जय हिंद।